President of the Telangana Gig and Platform Workers Union, TGPWU, and of the Telangana Four-Wheeler Drivers Association, and elected National General Secretary of the Indian Federation of App-Based Transport Workers, IFAT. He has been at the forefront of unionizing gig and platform workers, highlighting their issues and advocating for their rights in Telangana through TGPWU and nationwide through a network of unions. Sheikh is one of the petitioners in a public interest litigation in the Supreme Court of India demanding social security for gig and platform workers under existing labour legislations. Joining this conversation is Sajjad Hussain, who's a PhD candidate in the sociology department from the Delhi School of Economics, who will be chiming in from his work focused on digital labour platforms, particularly the topical exploration of his work in ethnography with the Swiggy workers. Over to Isha. थैंक यू वंशिका फॉर दैट इंट्रोडक्शन। और जैसे कि वंशिका ने समझाया, आज हम बात कर रहे हैं गिग इकोनॉमी की, जो कि हम पिछले कई वर्षों में देख रहे हैं कि हमारे शहरों में बहुत ही तेज़ी से बढ़ोतरी कर रहा है। भले ही ये आप ऊबर, ओला जैसे ऐप से टैक्सी मंगाते हैं, या स्विगी और जोमेटो और इंस्टामार्ट और ज़ेप्टो, ब्लिंकिट से खाने और घर के किरानों की होम डिलीवरी करवाते हैं, या आप अर्बन कंपनी जैसे ऐप से प्लम्बर, ब्यूटिशियन, रिपेयर वर्कर्स, इलेक्ट्रिशियंस को अपने ही घर की सुविधा में सर्विसिंग के लिए बुलाते हैं। तो पिछले कुछ सालों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है इन ऐप्स की, और सरकारी आंकड़े जो कि नीति आयोग के हैं वो अनुमान लगाते हैं कि तकरीबन 77 लाख पीपल आर एम्प्लॉयड इन द गिग इकोनॉमी। इतने लोगों को रोज़गार मिल रहा है, और अनुमान है कि आगे के 10 साल में 2 करोड़ 35 लाख से लेकर 9 करोड़ तक लोगों को इस इकोनॉमी में रोज़गार मिलेगा। पर ये जो आशावादी अनुमान हैं, क्या वर्कर्स की कहानियाँ इसके तालमेल में हैं? क्या वर्करों की जो ज़मीनी हकीकत है वो भी इतनी उम्मीद से भरी हुई है? Is the gig economy really a panacea for employment and livelihoods in India? या हकीकत कुछ और ही है? ऐसे कुछ सवालों को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं शेख सलाउद्दीन और सज्जाद भाई के साथ। मैं शुरुआत करूंगी शेख भाई आपसे सवाल पूछकर कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के मुद्दों को लेकर आपका जो सफ़र रहा है, आपने शुरुआत खुद एक ऊबर और ओला ड्राइवर के तौर पर करी, और इसी दौरान आपने क्या गिग इकोनॉमी के बारे में देखा, समझा और जो महसूस किया, जिससे कि आपको ये ज़रूरत लगी कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को यूनियनाइज करना बहुत ज़रूरी है, और इसकी शुरुआत आपने तेलंगाना में करी, तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के ज़रिए, और फिर इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स IFAT के ज़रिए आपने देश में और कहीं यूनियन से आप जुड़े, और आज आप नीति आयोग के लेवल पे कंसल्टेशंस और बहुत सारे नीतियों, पॉलिसी चेंजेस के लिए बात कर रहे हैं। तो क्या मुद्दे हैं जो कि पिछले कुछ सालों में उभर के आए हैं और जिस पर आपकी यूनियन ने जोर डाला है? आपकी क्या सफ़र रहा है, इस बारे में हम आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर जहाँ ये गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स है कौन, पहले अगर जहाँ हम रुख करेंगे कि गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो है ओला, ऊबर, स्विगी, जोमेटो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, अर्बन कंपनी, जो ड्राइवर्स और डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं आज के तारीख में, वो सारे लोग हैं जो ऐप आधारित काम कर रहे हैं, जो ऐप बेस्ड वर्कर्स भी बोलते हैं। ये सारे लोग जो है गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स में आते हैं। और बीते हुए 8-10 साल से अगर आप देखे होंगे, ये हमारे डेली के यूजेस में है कि हर रोज़ हम कैब बुक करना, हर रोज़ हम खाना मंगाना स्विगी, जोमेटो से, और अर्बन कंपनी से ब्यूटिशियंस को वहाँ पे अपन हायर करना,
प्लम्बर्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए, ये सारे चीज़ बीते हुए 8-10 साल में बहुत हम लोग के ऊपर ज़रूरत बन गई। इसलिए बन गई, एक तो हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत आसान कर दी, एग्रीगेटर जो कंपनीज़ है वो सारे कंपनीज जो है अपनी दुकान खोल के चला रहे थे, और हमारे लिए भी बहुत एक ऐसी चीज़ थी कि घर बैठे सब कुछ चाहिए था। इससे पहले हम अगर जा टैक्सी, अगर जा कुछ ऑटो है तो रोड के ऊपर निकलते थे, एक 4 कदम हम ऑटो बोलते थे, टैक्सी बोलते थे, या नहीं तो कोई टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले जान पहचाना रहे तो हम टैक्सी पहले से बुक करते थे। मगर वो कल्चर थोड़ा ख़त्म हो गया। अब क्या है, ऐप से हम कहीं पे भी, किधर भी, जो भी लोकेशन पे, वहाँ से गाड़ी बुक करना स्टार्ट करें। ये सब एक है, कस्टमर के लिए भी बहुत आसान है, बट ड्राइवर के लिए टफ चैलेंज था। उस टाइम में स्टार्टिंग में जो कंपनीज आए थे उस टाइम पे कंपनीज ने ड्राइवर्स के लिए एप्पल फ़ोन तक दे के, ताजमहल, ताज कृष्णा, बड़े बड़े होटल्स में दावत तक दे के उन लोग को अटैचमेंट करे थे, मगर वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाया। वो तेलुगु में बोलते ना, मूड नाला मुच्चटलू बोल के, उतना ही था वो, ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। फिर साथ ही जो है हड़ताल करना, धरना करना, स्ट्राइक करना, सब कुछ आप देखे होंगे। ये करने की वजह क्या है? अगर जब ड्राइवर और डिलीवरी बॉय को जो उन लोग प्रॉमिसेस करे थे, वो प्रॉमिसेस फुलफिल अगर जब निभाते थे तो प्रॉब्लम नहीं था, मगर एक तरफ से कस्टमर्स का और ड्राइवर्स का बैलेंस नहीं कर पाए एग्रीगेटर कंपनीज पहले स्टार्टिंग में बहुत सारे ड्राइवर्स को अटैचमेंट किया, एक रिफरल बोनस 5,000 से 6,000 तक एक ड्राइवर को दिया और एक साथी को जोड़ने के ऊपर। ऐसी कस्टमर को भी आप लोग को रिफरल बोनस दिया, एक कस्टमर से और एक कस्टमर को जोड़ने के लिए। ये एक बिजनेस उन लोगों की स्ट्रैटेजी थी। उन लोग के पास एक तरफ से वर्कर्स आ गए, एक तरफ से कस्टमर्स आ गए। जब आपको गाड़ी 5 रुपया किलोमीटर पे गाड़ी आ रही तो आप दूसरी गाड़ी पे क्यों जाएंगे? उस टाइम पे ऐसे ऑफर्स थे आपके लिए, तो पहला राइड मुफ्त में मिला, रेफर करने से दूसरा राइड भी मुफ्त मिला, दोनों करने के बाद में तीसरे को ज्वाइन करें तो आप तीसरा राइड भी आपके लिए मुफ्त में आया। ऐसे बहुत सारे स्कीम्स चलाए। उस वजह से ज़्यादा कस्टमर्स और ड्राइवर्स को इन लोग ऑक्यूपाई कर पाए कम टाइम में, मगर हकीकत में उनका बिजनेस जितना उन लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे ड्राइवर्स, वो दे नहीं पाए। इसलिए दे नहीं पाए कि कस्टमर्स का प्रेशर ज़्यादा हो गया था, गाड़ी कम थी। तो फिर अपनी गाड़ी का दुकान खोले, ओला लीज व्हीकल, ऊबर लीज व्हीकल बोल के उन लोग अपनी खुद की गाड़ी चलाए। वहाँ पे भी हर दिन ड्राइवर जो है 900-800 रुपये देना पड़ रहा था। ये सारा क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, ये पूरा बैकग्राउंड माने इसको थोड़ा अपन जानना ज़रूरी है कि असल ये शुरुआत हुई कहाँ पे। इस टाइम पे जब ड्राइवर के पास से 1,000 रुपया पर डे मांग रहे थे लीज व्हीकल के अंदर ओला ऊबर, तो अपनी खुद की दुकान चलाना स्टार्ट कर दिए थे। मगर फिर भी वहाँ पे ड्राइवर्स को जो है जितना अर्निंग होना था उतना अर्निंग नहीं हो रही थी, बिकॉज गाड़ी बहुत हो गए थे, कस्टमर्स कम हो गए थे। फिर तो कस्टमर्स को बैलेंस करना, इधर गाड़ियों को बैलेंस करना कंपनी से नहीं हुई। आज भी कभी कभी आप देखते होंगे सर्च के नाम पे, पीक के नाम पे आप लोग से 2x 3x पैसा मांगा जाता। आप बेहतर जानते आप अगर जो डेली ऐप इस्तेमाल कर रहे एक लोकेशन से और एक लोकेशन को, आपको स्टार्टिंग में 200 रुपये बताए होंगे जब ओला उबर पहला राइड आप लोग लिए होंगे, मगर आज वही आपको 1,200 रुपये ले रहा। फिर भी हम जा रहे, इसलिए जा रहे कि उसको आदी बना दिए, उसको हम डेली यूज़ में जो है एक बार आदत बना लिए। और एग्रीगेटर कंपनी बेहतर जानता कि आपसे पैसा कैसा ले कस्टमर से, और सेम टाइम पहले डिलीवरी बॉय ड्राइवर्स को जो है 5% कम, पहले तो 0% कमीशन था, उसके बाद 5% कमीशन, उसके बाद 10, 15, 20, आज के तारीख में पर राइड पे 30% कमीशन ले रहे। और हर राइड पे 30% कमीशन मानो 100 के 30 रुपया, और गाड़ी में फिर 30 रुपये का डीजल पेट्रोल, तो बचा क्या उसके हाथ पे 30 रुपया। मगर हम बहुत सारे जने ये सारे चीज़ बैक एंड पे नहीं जानते। उस टाइम पे हम लोग ने यूनियन इसलिए सोचा था हमारी आवाज़ कहाँ तक पहुँचे, कैसा पहुँचे।
उस टाइम पे हम लोग आंदोलन तो करते थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलना, हैदराबाद जैसा धरना चौक पे धरना देना, वो पूरे चले। उसके बाद में फिर भी कंपनी एक लाइन यूज़ करती थी, लिटिल बिट ग्रुप गोइंग ऑन द स्ट्राइक। वो लिटिल बिट ग्रुप दिखता था, चाहे कितनी भी बड़ी भीड़ हो, वो लिटिल बिट ग्रुप बोलते थे। हम लोग को बहुत थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ा कि लिटिल बिट क्या होता है। अरे इतने हज़ारों लोग आंदोलन कर रहे, फिर भी जो है लिटिल बिट ग्रुप बोल रहे। तो ये चीज़ को हम लोग को समझने में थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद में हम लोग बड़े पैमाने पे इसको स्ट्राइक्स करना ही एक वो नहीं सोचे, हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करना चाह रहे थे। कैसा ऑर्गेनाइज करना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ने पैन इंडिया भी ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया, स्टेट वाइज ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया। उसके बाद में छोटे छोटे एसोसिएशंस, यूनियंस को हम लोग ने जॉइंट एक्शन कमेटी बनाया। जॉइंट एक्शन कमेटी बना के उसके मुद्दों को कैसा एकदम हम लेके जा सकते देखे। अगर जब हम आपस में हमारे यूनियंस ही अगर जब हम अपने अपने स्ट्राइक्स में करके, कोई स्ट्राइक को सपोर्ट कर रहा कोई नहीं कर रहा, तो वो हमारे लिए भी टफ चैलेंज था उस टाइम पे, क्योंकि कंपनी भी डिवाइड एंड रूल का काम कर रही थी। एक तरफ से जो है कंपनी हमारे ही साथियों को हमारे बीच में लड़ाने का काम कर रही थी। एक ग्रुप को जो है आपको बोल रही थी आपको मर्जी माफिक हम इंसेंटिव देंगे, आप हमारे साथ रहिए, स्ट्राइक में मत जाइए, हम आपको बिजनेस अच्छा देंगे। एक तरफ से ये चला रही थी पैरेलली। दूसरे तरफ से हमारे भी साथी जो है स्ट्राइक में से कम हो रहे थे कि उधर तरफ जा रहे। कितने दिन स्ट्राइक करना हम लोग, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। उस टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है हमारे पास कि अगर जा हमारे गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के ऊपर कौन से डिपार्टमेंट में हम लोग जाके रिप्रेजेंटेशन दें। एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बोलता है कि आपको हमारे से कोई लेना देना नहीं है। आईटी डिपार्टमेंट भी बोलता है कि आपसे कोई लेना देना नहीं है। और लेबर डिपार्टमेंट बोलता है कि आप पार्टनर है। तो अब तो यूज़र भी बन गए नया। तो ये सारे चीज़ कभी भी रिप्रेजेंटेशन देने जाते थे ना, यही सबसे बड़ा सवाल हम लोग को मिनिस्ट्रीज में लगता था। अब मिनिस्टरां को तो पाप बेचारे जब ऐसे थे, गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के मुद्दे लेके गए तो ओला उबर क्या है, स्विगी जोमेटो क्या है, हम क्या करना बोलते थे। स्टिल नो आज भी वही आलम है कि ये है क्या, असल क्या कर सकते हम, क्या करना। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने कि इन लोग को एक तरफ से हमारे साथियों को ऑर्गेनाइज करना, स्ट्राइक चलाना और सरकार के पास मुद्दे इश्यूज लेके जाना। जैसा इन्होंने कहा, अभी हम 8 साल से करते 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 एक मुकाम पे पहुँचे। 2020 में हम लोग ने सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को ऐड कराने की कोशिश की और उसमें हम लोग सफल थे। उस टाइम पे नितिन गडकरी जी से हम लोग जाके डेलीगेशन मिले, तो वो पहला चीज़ था जो सोशल सिक्योरिटी के अंदर एक छोटा सक्सेस मिला। और उसके बाद में मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस भी उसके अंदर हम लोग ने दला के, मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस भी 2020 में हम लोग ने 2 चीज़ वहाँ से सेंट्रल से लिए। मगर फिर भी बताना चाह रहा हूँ, मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस है, आर्डर नहीं है। और सोशल सिक्योरिटी कोड जो था पास हुआ बट इम्प्लीमेंट नहीं है 3 साल से। तो आज भी हमारी जो लड़ाई है, जो जंग है, चलते रह रही। तो ये एक बड़ी लड़ाई है। इसके अंदर हम लोग यूनियंस को ऑर्गेनाइज करना, जो बोलते हैं ना गली का इंसान जो है दिल्ली तक आवाज़ पहुंचे जैसा करने का काम हम लोग ने किया। इसमें हम लोग सफलता के दिशा में हम लोग हमारे कदम जो है आगे बढ़ाते गए। थैंक यू शेख भाई उस हेल्पफुल बैकग्राउंड के लिए। और उम्मीद है मेरी ये समझ भी है कि आज हमारे ऑडियंस में कई ऐसे लोग हैं जो इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो जैसे आपने समझाया कि बैकएंड में क्या हो रहा है और जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में कस्टमर को बहुत कम जानकारी है। आपके ये जो 2 पॉइंट थे, लिटिल ग्रुप ऑन स्ट्राइक, और दूसरा पॉइंट कि हमने इन मुद्दों को उठाकर एक यूनियनाइज करना शुरू करा। 2020 और 21 के लॉकडाउन के समय में जैसे कि सज्जाद भाई ने अपने काम में लिखा है, अपने पीएचडी के काम में, ये प्रोटेस्ट काफ़ी हुए और कई सारे मुद्दे उठे इन प्रोटेस्ट के ज़रिए। और ये एक ऐसा समय था जबकि सरकार और प्लेटफॉर्म कंपनी इनको डिलीवरी वर्कर्स, ऊबर ड्राइवर्स, इनको सुपर हीरोज़
कोरोना वॉरियर्स, इसेंशियल वर्कर्स का एक नाम देकर एक बहुत ही आशावादी बात कर रही थी। और लेकिन क्या हकीकत में इन वर्कर्स के पास वो सपोर्ट था या नहीं था जो कि एक इसेंशियल वर्कर या कोरोना वॉरियर के पास होना चाहिए, उसके ऊपर बहुत सवाल उठाए गए। और सजाद भाई के पीएचडी ने कई कठिन परिस्थितियों का उल्लंघन, कई कठिन परिस्थितियों के बारे में लिखा अपनी पीएचडी में, जो कि ये वर्कर्स देख रहे थे पैंडेमिक के समय। और 2020 और 21 के स्ट्राइक्स के बारे में, आईफैट के बारे में उन्होंने लिखा है। तो सजाद भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका ये जो काम था वर्कर्स के साथ, जो कि आपने बहुत करीबी से उनकी रोज़ाना ज़िंदगी को समझा है, उनके स्ट्रगल्स को समझा है, तो क्या मुद्दे थे तब और क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहे थे? क्या मांगे थी इनकी डिलीवरी प्लेटफॉर्म से? और ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि एज कस्टमर्स ऑन द ऐप हमें सेवा में विलंब, असुविधा और इस तरह के मैसेजेस आते हैं, लेकिन कस्टमर्स को ये समझ नहीं होती है कि क्यों सेवा में विलंब है, क्यों असुविधा हो रही है, क्यों 10 मिनट डिलीवरी हैज़ बिकम हाफ एन आवर और मोर। तो इस बारे में अगर आप थोड़ा बातचीत करें सजाद। शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ और ऑलरेडी ईशा ने और सलाउद्दीन भाई ने काफ़ी कुछ बोल दिया है, लेकिन फिर भी मैं भी एक नज़र डालूँगा पहले कि ये कंपनी और काम, ये जो नया काम गिग वर्कर जो चल रहा है आजकल, उसके ऊपर 2010 से जब ऊबर यूएस में शुरू हुआ, वो ऊबर एक टेम्पलेट बन गया था कि एक हम काम को कैसे ऑर्गेनाइज करते, और वो बहुत जल्द से दुनिया भर में फैला है और अलग अलग सेक्टर्स में, सिर्फ ड्राइविंग में ही नहीं, अलग अलग सेक्टर्स में फैला है। तो उनका जो मॉडल है, जैसा सलाउद्दीन भाई बोल रहे थे कि इंसेंटिव्स जो दे रहे थे वो बहुत क्रूशल था। जैसे आप लोग को डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं, उसी तरह डिलीवरी वर्कर्स को बहुत लालच देकर उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म, मतलब उन्होंने एक डिजिटल स्पेस क्रिएट किया है जहाँ पर मतलब वर्कर्स हो, कस्टमर्स, या फिर फूड डिलीवरी के केस में रेस्टोरेंट्स भी है। मतलब ये जो 2-3 अलग अलग एक्टर्स हैं, उनको एक दूसरे से जैसे हम इंटरेक्शन करते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस वगैरह जो भी है, मतलब वो सब ऐप पे ही हो रहा है आजकल। तो उन सबको लाने के लिए उन्होंने ये इंसेंटिव्स और डिस्काउंट्स का इस्तेमाल किया था। और ये उनके इब्तिदा, मतलब जब वो स्टार्ट कर रहे थे उस स्टेज में बहुत यूज़ किया। तो और हम पिछली सदी, मतलब 2010 की जो सदी थी, उसमें हमने देखा कि डिलीवरी कल्चर भी कितना बढ़ते बढ़ते, और पैंडमिक में ये हो गया कि मतलब उसकी अहमियत हमको खुलकर दिख रहा था कि कितना डिलीवरी अभी हमारे लिए ज़रूरी हो गया था। तो वो लोग इंसेंटिव्स कम करते करते, मतलब स्विगी और जोमेटो 2014-15 से शुरू हुए, तो मतलब और वो लोग फैलने लगे काफ़ी हिंदुस्तान के कई सारे शहरों में। और जैसे ही पैंडमिक आया और मतलब डिमोनेटाइजेशन और पैंडमिक भी इनकी ग्रोथ को बहुत ज़ोर दिया था। पैंडमिक में ये हो गया था कि उनके इंसेंटिव्स घटते घटते, एक तरफ तो इंसेंटिव्स घट रहे थे और दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी। और उसी दौरान जब आप लोग को, या फिर काफ़ी मीडिया में जो पोर्ट्रेल चल रहा था कि एसेंशियल वर्कर है, कोरोना वॉरियर्स है, और पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जा रहा था उनको ग्लोरीफाई करने के लिए, लेकिन हकीकत में ये हो रहा था कि उनको जो पर किलोमीटर चार्जेस थे उसका उन्होंने और इंसेंटिव्स को उन्होंने रिड्यूस कर दिया था। इसलिए डिलीवरी वर्कर्स ने फिर स्ट्राइक करना शुरू किया। ये सिर्फ हैदराबाद में नहीं, अलग अलग शहरों में ये चल रहा था। फिर उसी सिलसिले में काफ़ी डिपार्टमेंट्स वगैरह वगैरह में जाना हुआ। तो
उसी में यही हो रहा था कि जब लेबर डिपार्टमेंट जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, ये तो हमारे दायरे में आते नहीं है। लेकिन मैं आपको एक जो इनका जो मॉडल है, मतलब जिस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं एल्गोरिथमिक मैनेजमेंट के थ्रू, मतलब आप लोग को ये होता है कि अक्सर कस्टमर्स को वो अपने स्क्रीन में एक डॉट की तरह आपके स्क्रीन में हिलते हैं, मतलब आपके दरवाजे पे आके वो खाना देके फिर वो गायब हो जाते हैं या फिर आपको सड़कों पे दिखते हैं। लेकिन उसके पीछे जो चलता है मतलब उनका दावा, प्लेटफॉर्म कंपनीज़ का ये दावा है कि हम सिर्फ कस्टमर को रेस्टोरेंट से, मतलब कस्टमर्स और ड्राइवर्स को और रेस्टोरेंट्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं। हम एक बस एक प्लेटफॉर्म है, एक न्यूट्रल डिजिटल ऐप है। लेकिन अगर आप वो अपना ऐप जिस तरीके से चलाते हैं, अगर आप उस पर देखेंगे तो ये ऐसा होता है कि वो एक वर्कर उनकी हाथ में एक कठपुतली की तरह है। जो एल्गोरिथमिक मैनेजमेंट का जो इस्तेमाल किया जाता है इनको ऑपरेट करने के लिए, चाहे जैसे आप लॉगिन से अगर आप शुरू करेंगे सेल्फी वगैरह से, मतलब वो ये देखते हैं कि जिसका आईडी है वही लॉगिन कर रहा है या कोई और कर रहा है, या फिर जीपीएस लोकेशन से, और जियो फेंस ट्रैकिंग। मतलब इससे ये होता है कि वो लोग ये देखते हैं कि वो जो कस्टमर या रेस्टोरेंट पे जाना है वहाँ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उसको वेरीफाई करते हैं जियो फेंस के ज़रिए। और रेटिंग भी है। तो जो ऑर्डर का पर असाइनमेंट जो मिलता है डिलीवरी वर्कर को, मतलब उसको कहाँ जाना है, कहाँ से खाना उठाना है और कहाँ डिलीवर करना है, ये सब के डिटेल्स उसको, मतलब मान लीजिए एक रेस्टोरेंट के पास एक 8-10 डिलीवरी वर्कर्स है, तो वो ऑर्डर किसको मिलता है, कैसे मिलता है, ये सब के जो पैरामीटर्स है, कई सारे पैरामीटर्स बताते हैं डिलीवरी वर्कर्स। उसमें से परफॉर्मेंस भी एक ज़रूरी पैरामीटर बन जाता है। एक तो करीबी कि वो कितना रेस्टोरेंट से कितना करीब है, ताकि वो, मतलब मान लीजिए आपको जल्द से जल्द डिलीवरी सर्विस दे सके। तो जो रेटिंग्स होता है उसका भी एक बहुत अहम रोल है इसमें ऑर्डर के असाइनमेंट में। मान लीजिए हमको ऐसे लगता है कि 5 में से 4 रेटिंग दे दिया आपने, तो वो बहुत बढ़िया रेटिंग है। लेकिन होता ये है कि उसके जो एवरेज है उसमें 4 भी दे दोगे तो उसका एवरेज कम हो जाता है। और ये कंपनीज़ जो है, मतलब ओला, जोमेटो, स्विगी या फिर अर्बन कंपनी, ये लोग हाई स्टैंडर्ड्स रखते हैं कि मतलब आपके पास ज़्यादा रेटिंग्स हो, तो इसलिए वो बार बार आपसे टिप के बजाय शायद रेटिंग बार बार मांगते हैं कि हमको दे दिए, 5 स्टार दे दीजिए, 5 स्टार दे दीजिए। तो ये इनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है रेटिंग उनके, मतलब अगले काम के मतलब अगला, ताकि उनको अगला काम जल्द से जल्द मिले। उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि वो टी शर्ट भी पहन के घूमते हैं, जो कंपनीज़, जो भी कंपनी से वो लोग जुड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी मतलब आमतौर पे हम बाकी सर्विस सेक्टर में देखते हैं कि मान लीजिए कोई मॉल में जाते हैं, जो वो पहनता है तो हम ये समझते हैं कि वो उस स्टोर के साथ वो जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें दर हकीकत ऐसे नहीं होता है कि भले ही वो जो भी अर्बन कंपनी या स्विगी जोमेटो का टी शर्ट पहना हुआ है, लेकिन वो फिर भी कानूनी तौर पे वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की तरह वो पेश किया गया है। तो मतलब और जो मान लीजिए आप जैसे ऑटो, पहले सलाउद्दीन भाई बता रहे थे कि कैसा पहले हम टैक्सी ड्राइवर्स को, मतलब टैक्सी को लेने के लिए या तो रोड पे या फिर कोई रेंटल एजेंसी के साथ हम जाकर वहाँ से हम हमारी गाड़ी लेते थे। तो मतलब इस दौरान पे थोड़ा सा एक नेगोशिएशन भी होता है कस्टमर और राइडर के बीच में। लेकिन जब से ये कंपनीज़ आई है, उन्होंने ना सिर्फ कस्टमर्स और ड्राइवर के जो आपस में जो नेगोशिएशन होता है उसको ही ख़त्म नहीं किया है, बल्कि कहीं ना कहीं जो सरकार भी, जैसे मान लीजिए जब जो पर किलोमीटर चार्जेस ऑटो या टैक्सी का है, ये अलग अलग लोकल ट्रांसपोर्ट, या तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या उस शहर के म्यूनसिपल डिपार्टमेंट, ये लोग तय करते हैं कि पर किलोमीटर चार्जेस क्या होगा।
लेकिन जब से ये कंपनीज आए हैं वो कहीं ना कहीं वो जो सरकारी जो स्टेट का जो पावर होता था कि एक वेज मतलब पर किलोमीटर चार्जेस को फिक्स करने का, उन्होंने कहीं ना कहीं उनके हाथ से भी ये ले लिया है और वो खुद तय करते हैं कि कितना होगा और क्या होगा पर किलोमीटर चार्जेस। तो इस तरीके के चीज़ें मैंने देखा है अपने काम में। और थैंक यू सजाद भाई। और जो आपका ये पॉइंट था कि ये नेगोशिएशन जो होता है कस्टमर और वर्कर के बीच, टैक्सी ड्राइवर हो, ऑटो ड्राइवर हो, और जो एक सरकार का रेगुलेशन रहता है पर किलोमीटर, या मान लीजिए मिनिमम वेज रेगुलेशन रहता है वर्कर्स के लिए, अगर कोई किसी के घर में आकर एक टास्क परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए जो एक घंटे का जो वेज रेगुलेशन रहता है वो एक तरह से इन एप्स के हाथों में पूरी तरह चला गया है। तो इसी पॉइंट को लेकर मैं शेख भाई से पूछना चाहूँगी कि एक तो बहुत अहम सवाल उठता है कि क्या ये वर्कर्स हैं या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या पार्टनर्स हैं या यूज़र्स हैं, जैसे कि आपने कहा अब एप्स इन्हें कह रहे हैं। तो एक तो बहुत अहम सवाल उठता है कि जो कि कंपनीज बार बार कह रही हैं कि ये हमारे वर्कर्स नहीं हैं, तो हम इनको क्यों किसी तरह के सोशल सिक्योरिटी, मिनिमम वेज और ये सब बेनिफिट दे, ये तो हमारे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं। तो ये लेकिन जो ऐसा कि आईफैट का जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है उसमें आप लोगों ने बात किया है, वर्कर का पूरा एक दिन का रूटीन ऐप के तहत होता है और कब वो एक बार वर्कर लॉग इन कर ले तो वो अगले कुछ घंटों तक ऐप गिग्स असाइन करते हैं, वर्कर्स को वो फॉलो करता है, वर्कर को वो फॉलो करना होता है। एक नंबर होता है जिसके बियॉन्ड वो कैंसिल नहीं कर सकते, तो अगर उन्हें शहर के दूसरे हिस्से में जाकर राइड एक्सेप्ट करनी हो और वापस आना हो जो उनके लिए नुकसानदेह हो, फिर भी उनको एक मिनिमम नंबर ऑफ कैंसलेशंस के बिना वो उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकते। और ऐसे कई मुद्दे उठ रहे हैं, जैसे हम अर्बन कंपनी में देख रहे हैं, उबर, ओला, स्विगी, जोमेटो सब में देख रहे हैं कि रेटिंग्स के मामले में आईडीज़ ब्लॉक हो रही है। तो एक मैं चाह रही थी, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अगर आप ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में वर्कमैन का क्वेश्चन है कि एल्गोरिथमिक मैनेजमेंट के ज़रिए एप्स वर्कर को कंट्रोल करते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। और जो आपकी मांग है उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कि as workmen, gig workers should be given social security benefits, maternity benefits, minimum wage वगैरह, और unorganized workers social security act के तहत उन्हें recognize किया जाना चाहिए। और बाकी राजस्थान में आईफैट ने राजस्थान प्लेटफॉर्म एंड गिग वर्कर्स बिल लाने में सक्सेसफुल रहे हैं आप लोग, उसका एक लंबा नेगोशिएशन प्रोसेस रहा है। तो ये जो एक तो है कि कंपनीज आपको वर्कर्स की तरह रिकॉग्नाइज करे, ना कि पार्टनर्स या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, ये जो आपकी एक लड़ाई है। और जो दूसरी लड़ाई है कि सरकार से कि सरकार का भी रिकग्निशन रहे कि आप नागरिक हैं और सोशल सिक्योरिटी के हकदार हैं, और सरकार के कानूनों के लेबर लॉज के हिसाब से वर्कमैन हैं, जिससे कि आपको बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो ये जो एक वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी और लेबर राइट्स का सवाल उठ रहा है, जो आपस में जुड़े हुए हैं और एक तरह से अलग नहीं हैं, उसके बारे में आप थोड़ा अगर बात कर सकें। अगर जब मैं सोचो कि ओल्ड सिटी में नहीं जाना है, ओल्ड सिटी में मेरी कार नहीं जाती, पतले गली है, छोटे छोटे नैरो रोड्स है, मैं राइड नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो आप मजबूरन 2 से 3 बार 4 बार मेरे को भेज रहे। मैं एक बार डिने कर दिया, मैं वो राइड नहीं लेना चाह रहा हूँ, आप बार बार मेरे पे प्रेशर क्यों कर रहे?
और रही बात और मेरा इंसेंटिव स्ट्रक्चर कौन डिज़ाइन कर रहे? कंपनी। और मैं कहाँ पे जाना है, कितने घंटे काम करना है, मेरे को ऑर्डर देना है और कितने ऑर्डर लेना है, कब घर जाना है, सारे चीज़ एग्रीगेटर कंपनी डिसाइड कर रही। हम बोलते कि फ्रीलांस वर्कर है, अपने मर्जी माफिक काम कर सकते और अपने मर्जी माफिक घर को जा सकते, कब चाहे उनकी मर्जी माफिक उन्होंने अपनी मनमानी कर सकते। अगर जा एक कैब ड्राइवर 4 घंटे काम करके 5वें घंटे से मैं घर को जाना चाह रहा हूँ, तो कंपनी मेरे को वांटेडली नहीं जाने देती। इसलिए अगर जब मैं 8 राइड कंप्लीट कर दूँ तो मेरे को इंसेंटिव मिलता। 4 राइड अगर जब मैं कंप्लीट करके घर को जाऊँ तो सिर्फ मेरे पेट्रोल का खर्चे के सिवा मेरे पॉकेट में कुछ भी नहीं रहता। अभी 4 राइड मैं कंप्लीट करूँगा तो ही मेरे को उसका इंसेंटिव जो है मिल के आता। इंसेंटिव के लिए अभी आपको कितने घंटे काम करना है, फिर 4 घंटे लगाना है 4 राइड के लिए, और आखिरी राइड पे एल्गोरिथम ऐसा डिसाइड करता, सजाद भाई बोले ऐसा, मेरे को 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी मजबूर करता है। इसलिए मजबूर करता कि वो राइड दे दिए तो मेरे को इंसेंटिव मिलता, और मेरे बदले में मेरे दूसरे साथी को देता कि जो लॉन्ग टाइम से खड़े के हैं। ये बिज़नेस पूरा डिसाइड करने का कंट्रोल पूरा उनके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। अगर जा आप मर्जी माफिक हम काम कर सकते हैं, मर्जी माफिक के हम राजा है बोले, तो अगर जा एग्रीगेटर कंपनीज पहले से ये चीज़ पर बोलते फ्रीलांस काम कर सकते इनके मर्जी माफी, मगर वो काम नहीं होता। अगर जा आप देखेंगे डिलीवरी बॉयज़ का भी वही आलम है। अगर जा IPL मैच में आप देखेंगे, आपको 6 घंटे प्लेटफॉर्म पे रहना पड़ेगा, एक भी राइड कैंसिल नहीं करना। अरे कई को बाबा, एक राइड कई को कैंसिल नहीं करना, फिर आपकी मर्ज़ी कई को चल रही, मेरी मर्ज़ी चलना है ना, मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, आप क्यों करा रहे? तो एक तरफ से आपको सीधा सीधा पता चल गया कि इसके ऊपर कंट्रोल किसका है, कंपनीज़ का। अब वो कंपनी जो कंट्रोल करके हमारे को एक वर्कर के तरह नहीं ट्रीट करना चाह रही, तो उसकी जो है हमारी जो लड़ाई है वहाँ से शुरू हुई थी। तो अभी भी अगर जब दूसरे कंट्रीज़ में अगर जब आप देखेंगे, एम्प्लॉयर यहाँ पे जितना भी आर्ग्यू चल रहा हमारे को गवर्नमेंट से लेके सरकार को लेके, जब भी बातचीत कर रही है एग्रीगेटर कंपनीज बोलती कि एम्प्लॉयर का रिलेशन नहीं है। ठीक है, अगर जा नहीं है तो नहीं है, मगर दूसरे कंट्रीज़ में अगर जब आप देखेंगे तो ये लड़ाई स्टार्ट हो गई, वेज की लड़ाई स्टार्ट हो गई, एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप की स्टार्ट हो गई। मगर हम यहाँ पे जैसा इन्होंने कहा, अभी हम लोग सोशल सिक्योरिटी तक क्यों, हमने बोला कि पहले आपने 2020 में सोशल सिक्योरिटी की बात कही थी उसमें, तो एटलीस्ट पहले ये तो दो, इसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग ने 3 साल हो गया अभी तक जो है सोशल सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट में हमारा PIL है एग्रीगेटर्स के ख़िलाफ़, ओला, ऊबर, स्विगी, जोमेटो और सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हम लोग ने डाला कि हम लोग को सोशल सिक्योरिटी दीजिए, वर्कमैन कंपैसमेंट। बहुत सारे ड्राइवर्स और डिलीवरी बॉयज़ को आप देखेंगे एक्सीडेंट्स के हो रहे, 10 मिनट, जैसा अभी सजाद भाई बोले 10 मिनट डिलीवरी, 5 मिनट डिलीवरी, 8 मिनट डिलीवरी। ये क्यों, इंसान को रोबो के जैसा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करो ना। वहाँ पे सिग्नल्स है, वहाँ पे ट्रैफिक है, वहाँ पे रश है। आज तो CM साहब अच्छी बात है, उन्होंने बोले कि कोई प्रोटोकॉल नहीं है यहाँ पे, जो है कॉमन मैन के जैसा मैं जाता हूँ। पहले CM की कानवाई है तो 1-1 घंटा, आधा घंटा रोड पे रुक जाना पड़ता था। वो सारे चीज़ कस्टमर्स को थोड़ी मालूम है। आप लोग घर में बैठ के बोलते कि ऑर्डर आ गया, अगर जब हम 5 मिनट 5 सेकेंड देरी करने पे आप लोग ऑफ़र के लिए, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़े जने हैं उसको रिमार्क करके खाना देर से पहुँचा बोल के बोलने के ऊपर उनको 20% लेस मिलता। मगर वो 20% पाप बेचारा जो डिलीवरी बॉय है उसके ऊपर कितना असर गिरता। और आपकी जैसा सजाद भाई उनकी स्टडी में बोले कि 1% एक रेटिंग जो है उसका ID डीएक्टिवेट हो जाता, रोज़गार बेरोज़गार बन जाता। तो वो उसके लिए आपके पास आके बगैर हिचकिचाए के, बगैर शर्मिंदगी के आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता कि मेरे को 5% रेटिंग दे दो। ये मजबूरी है ड्राइवर्स की और डिलीवरी बॉय की। रेटिंग के ऊपर इन लोग इसलिए मजबूरन है कि अगर जो आपकी रेटिंग उसकी डिसाइड करती कि आगे उन्हें काम करना है नहीं करना है। और कंपनी ये चाहती भी कि अगर जो आप रेटिंग ना दे उसको उनके ID ब्लॉक कर दे, फिर नया दुकान खोले, कोई नया डिलीवरी बॉय आए हमारे पास, कोई नया ड्राइवर हमारे पास आके जुड़े।
सोचो 10 लाख रुपए डाल के जो कार खरीदा उसकी आईडी डीएक्टिव हो गई तो बंदे के ऊपर क्या बीत रही होंगी, गाड़ी का ईएमआई, घर का खर्चा, कितना इफेक्ट होता, बच्चों की स्कूल की फीस, पढ़ाई, उसका लाइवलीहुड एक छोटी रेटिंग के वजह से उसके ऊपर कितना डिपेंड होके है। एक डिलीवरी बॉय 10 मिनट 15 मिनट की डिलीवरी अगर जब नहीं बोलते हुए पहले के जैसा नॉर्मल डिलीवरी कर दिया, अगर जब 5 मिनट लेट आने के ऊपर आपको 20% 30% डिस्काउंट के लिए आप उसकी रेटिंग कम कर दिया, आप उसके ऊपर जो है बिहेवियर डाल दिए, टाइम पे खाना नहीं पहुंचा, वो उसके जेब से नहीं दे रहा। याद रखिए एग्रीगेटर कंपनीज, वो हमारे वर्कर का खून पसीना आपको हमारे से लेके आप लोगों को डिस्काउंट दे रहा। वो हमें बहुत सारे जनों को पता नहीं है, मगर ये हकीकत है। आप डिलीवरी बॉय से कभी रुक के पूछिए, क्या भाई आप 10 मिनट डिलीवरी लेट देने से या आपको रेटिंग कम आने से, अगर जब मैं कम रेटिंग देने से आपके लाइफ पे कितना असर गिरता, आपका पैसा कितना करता? वो डिलीवरी बॉय आपको बताएंगे रोते रोते, हंसते कोई नहीं बताएंगा आपको। सर मेरे 20 रुपये जो कटे ना मेरे लिए लेट डिलीवरी के लिए, वो मेरे पे चार्ज करे सर। इतना नहीं, अगर जा आप देखो बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स मेरे है, भगवान है, जो ड्राइवर्स को, डिलीवरी बॉयज़ को टिप देते ऐप द्वारा। क्या हकीकत में वो टिप डायरेक्टली उनके पास इमीडिएटली जा रहा? क्या नहीं ना? कोई प्रूफ है हमारे पास? अगर जब आप 100 रुपये टिप दे दिए कैब ड्राइवर साहब को, अरे ड्राइवर साहब की तकलीफ़ अच्छी दिख रही, तकलीफ़ में है, मैं कुछ हेल्प करना चाह रहा हूँ, एक 100 रुपये अगर जब आप टिप दे दिए, क्या इमीडिएटली वो टिप 100 रुपये उनके पास पहुँचेगा? पहले तो एग्रीगेटर कंपनीज एक हफ्ता अपने पास पैसा रखते थे, आज तो 24 घंटे में सेट आउट कर रहे। हम लोग लड़ के लाए, नहीं तो 24 घंटे एक हफ्ते के बाद में जब उनके पास उनका ओला पे, ऊबर पे पैसा आता था, तो सोचो ये कंपनी कितना पैसा घुमाती थी अपना मार्केट में। अगर जब हैदराबाद जैसे सिटी में 1,25,000 ड्राइवर काम कर रहे, अगर जब उसमें से 25,000 ड्राइवर, खाली मैं कम आंकड़ा ले रहा हूँ, 25,000 जो कैब ड्राइवर का पैसा ओला पे, ऊबर पे से आया, हर दिन वो राइड 5 राइड के पैसे उनके अटक गए, तो कितनी मजबूरी होती। सोचो आप कंपनी कितना पैसे बढ़ा रही। आपको मज़े की बात पता है, आज भी एग्रीगेटर कंपनीज नुकसान में, फ़ायदे में नहीं है। सुन के हैरान हो रही ना, 30% कमीशन ले रहे, फिर भी हमारे पे एग्रीगेटर कंपनी नुकसान है। गाड़ी मेरा, तेल मेरा, मेंटेनेंस मेरा, हर चीज़ मेरा, फिर भी कंपनी लॉस है। किस लिए लॉस है? अगर जब उनके उठा के देखो, सीईओस के, फाउंडर्स के तनख्वाह कितने हज़ारों में, लाखों में है। मगर क्या, जैसा इन्होंने बहुत अच्छी बात कही अभी सजाद भाई ने, पैंडेमिक में जो भूख से मर रहे थे ड्राइवर्स और डिलीवरी बॉय, जो फ्रंट लाइन वर्कर बोला, उनको बहुत सारे नाम दिया, क्या हकीकत में जो ड्राइवर आज उनकी फैमिली को छोड़ के नहीं है दुनिया में, उसके लिए एग्रीगेटर कंपनी कुछ काम किया? नहीं। ओला ने 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, 2 किलो नमक बीपी बढ़ाने के लिए, और आधा किलो क्या दिया था, तेल की पैकेट, और 1 किलो आटा दिया, और आपसे पूछा ऐप में कि 500 रुपये खैरात कर दो ड्राइवर के नाम पे, और 800 रुपये कर दो, 1000 रुपये कर दो। वो पैसा आपसे लेके हमारे नाम पे उन्होंने दिए, और उसमें भी कितना दावा है अपने को अभी तक पता नहीं है। इतनी नहीं, 1-2 मिनट लेना चाह रहा हूँ, इतनी बात नहीं। ऊबर ने तो खैर थोड़ा बहुत बेटर है, 3,000 रुपये दे के बोल दिया कि चलो 3,000 रुपये दे दिए हम वन टाइम पे, 3,000 रुपये उन्होंने दिया, और उन्होंने नॉन रिफंडेबल बोला ऊबर ने। ओला ने बोला कि अगर जा आपको मैं 2-3 हज़ार रुपये दूंगा, कितने दिन में देंगे? 40 दिन में आप पैसा लौटाना पड़ेगा हमारे को। देखो आप ये बात, और एक मज़े की बात, ये सारा जो पैसा था अगर जो आप उठा के देखिए, ट्वीट्स ओला के, ऊबर के, 5-5 करोड़ रुपए पीएम केयर में, सीएम केयर में दिया इन्होंने। यहाँ के इनका जो ड्राइवर खून पसीना टपका के इनके लिए रोजी रोटी का वो नहीं कर सका, वो कंपनी को आगे बढ़ाया। वो जो एग्रीगेटर कंपनी है, अपना ड्राइवर और डिलीवरी बॉय का जो पैसा खून पसीने का था, उसको इन्होंने खैरात कर दिया पीएम केयर में, सीएम केयर में। अगर जब सोचो आप, उनके घर पे, उनके बच्चों पे क्या बीत रही थी उस टाइम पे। बहुत क्राइसिस था उस टाइम पे। आनंद साहब जैसे लोग उस टाइम पे राशन पानी का इंतज़ाम करें हमारे पास, सिविल सोसाइटी, एनजीओस ने उस टाइम पे हाथ बढ़ाया,
अरे ये वो तबके के लोग हैं जो सुबह से शाम तक हमारे लिए काम करते हैं। जैसा सजाद भाई बहुत अच्छी बात कही उनकी स्टडी में, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे थे, पैंडेमिक में सबको कोविड फैल रहा था, उस टाइम पे 30 रुपये वाली डिलीवरी, 35 रुपये वाली डिलीवरी 25 रुपये 20 रुपये में किया उन्होंने। सोचो आप, आज भी वही 20 रुपये 15 रुपया कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप एक सोचो, कोई भी कंपनी के अंदर रेट बढ़ता मगर कम थोड़ी होता, मगर यहाँ पे कंपनीज ने रेट कम किया। जब ड्राइवर को 6 रुपया किलोमीटर मिलता था, आज जाके वही 10 रुपये 11 रुपये मिल रहा है, जो 10 साल के बाद में भी है। तो ये सारे चीज़ जो है ड्राइवर, जो गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के ऊपर, रिसेंटली एक बात बताता हूँ, हैदराबाद जैसे शहर में 16,000 आईडीज़ जो हमारे अर्बन कंपनी में काम करते थे महिला, उनकी आईडीज़ डीएक्टिवेट कर दिए इन लोगों ने। सोचो उनके ऊपर कितनी परेशानी हो रही होंगी। जो उन लोग का ब्यूटिशियन का किट है, एक 30 हज़ार 20 हज़ार 40 हज़ार डाल के ख़रीदे, और उनके पास से ही इक्विपमेंट लेना पड़ता। वो बाहर से, वो जो भी मेकअप का इक्विपमेंट है वो बाहर से ख़रीद नहीं सकते। जो प्लम्बर है, जो कारपेंटर है, उनका पाना, स्क्रूड्राइवर, नट बोल्ट वो बाहर से नहीं खरीद सकते, कंपनी से ही खरीद सकते। तो कंपनी सोचो, एक तरफ से दुकान चला रही, दो दुकान, एक तरफ से वर्कर्स को हम सप्लाई कर रहे, दूसरे तरीके से स्पेयर पार्ट्स भी हम सप्लाई कर रहे। क्या है ये? एग्रीगेटर कंपनीज जो है इनके ऊपर लगाम इसलिए नहीं है, जैसा इन्होंने कहा कि ये कानून जब तक नहीं बनेगा, उसके लिए राजस्थान में जब हम लोग, हैदराबाद तेलंगाना में जब भारत जोड़ो यात्रा चला था, तो राहुल गांधी जी को मैंने ये क्लियरली कहा कि इनके लिए कानून बनना चाहिए। जब उनके दिल और दिमाग में गई बात, उनके भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान पे जब पहुंची, उन्होंने उस चीज़ का वहाँ पे आगाज़ किया। वहाँ पे उनकी सरकार थी, ये एक पहला अपॉर्चुनिटी मिला हमारे को वहाँ पे कानून बनाने का, और गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का पहला कानून वहाँ से निकला। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो कानून में, वो लॉ में, वो सोशल सिक्योरिटी में सब कुछ आ गया। मैं बोल रहा हूँ कि कुछ ना कुछ, फूल नहीं फूल की पत्ती से ही कुछ मिली। हमारी लड़ाई वहाँ तक अभी रुकी नहीं, अभी चालू है। अब कर्नाटक आ रहे, कर्नाटक में हम बोल रहे कि उससे बेटर दे दो। अब हैदराबाद तेलंगाना में तो कांग्रेस आ गई, अब बोल रहे कि वो दोनों से और क्या बेटर दे सकते हैं आप बात करो मिनिमम वेज की, आप बात करो यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी में सिर्फ आप एक स्कीम देके, इंश्योरेंस देके नहीं रह सकते। पीएफ, ईएसआई, हेल्थ, मैटरनिटी, सब चीज़ के सब चीज़ हम लोग उसमें जोड़ना चाह रहे हैं। ये हमारा हक है भाई। कब तक अभी हम लोग रोकेंगे? 12 साल हम लोग ने हमारा खून पसीना टपका के सेग्रीगेटर कंपनीज़ को आगे बढ़ाया। आज भी जो है ये कंपनीज़ हमें वर्कर का दर्जा नहीं दे रहे, ठीक है, मगर हम पहले बोल रहे कि हमारे को जो चीज़ चाहिए वो हम लेके रहेंगे सरकार से। तो ये चीज़ के ऊपर हमारी जंग जारी है और रहेंगी जब तक हो सका, जब तक हम लोग जो है हर स्टेट में ये काम को आगे बढ़ाएंगे, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट भी, अगर जो आप देखे होंगे अगले आने वाले 3 से 6 महीने के बीच में चुनाव होने वाले हैं। जैसा तेलंगाना में एक हेल्थली कंपटीशन सरकार के बीच में पार्टीज भी आज जो सोच के मजबूरन करे कि हर पार्टी भी जो है गीग और प्लेटफॉर्म वर्कर की बात करे। आप देखे होंगे लास्ट 2 दिन पूरा जो है गीग वर्कर्स के ऊपर, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के ऊपर ही, इधर तरफ से केटीआर जी अपना बयान दे रहे थे, इधर राहुल गांधी जी अपना बयान दे रहे थे, इधर कांग्रेस पार्टी अपनी बयान दे रही थी। क्योंकि ये जो वर्कर है, जैसा इन्होंने पहले ही बोल दिया, हज़ारों लाखों में ये तादाद में वर्कर्स बढ़ने वाले हैं। अगर जो इनके ऊपर सोशल सिक्योरिटी, इनके ऊपर क़ानून, इनके ऊपर सब चीज़ नहीं बनेंगी तो ये आगे जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद शेख भाई। और हम लोग वी आर रनिंग बिहाइंड ऑन टाइम अगेन, तो समय बहुत कम है, तो मैं एक मौका देना चाहूँगी सज्जाद भाई को, अगर वो जल्दी से अपनी इस शेख भाई ने जो कहा उसके रिलेशन में कुछ सवाल या कुछ पॉइंट बोलना चाहे। सो 2 मिनट्स सज्जाद भाई, और उसके बाद हम 2 सवाल ऑडियंस से लेंगे, और उसके बाद हम लोग यहीं पर हैं तो आप लोग लंच के समय आकर हमसे बातचीत कर सकते हैं। और आगे भी हमारी ये उम्मीद है कि ये गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के मुद्दों को लेकर हम लोग ऐसे और भी डिस्कशन फोरम करते रहेंगे। तो अगर आपको उसमें दिलचस्पी है तो प्लीज़ अपना ईमेल आईडी और फ़ोन हमारे साथ इस साइन अप शीट में लिख जाएं, जिससे कि हम आपके संपर्क में रहेंगे।
Quickly, Sajjad, 2 minutes. And audience. जो आपने हम ये देखते हैं कि गिग वर्कर एक तरीके से अभी बढ़ रहा है, और एक तरफ एम्प्लॉयमेंट के स्पेक्ट्रम में परमानेंट एम्प्लॉयमेंट जो सरकारी नौकरी है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो उसको नज़र में रखते हुए जो आईडी ब्लॉक वगैरह का इशू भी चल रहा है, और जो प्लेटफॉर्म के बाहर जैसे टैक्सी का जो जैसे टैक्सी ड्राइवर के लिए जो रोज़गार के जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो श्रिंक हो गए हैं। एक ओला उबर ही एक ज़रिया बन जाता है उनको अपनी रोजी रोटी के लिए। तो हम देखते हैं कि एक तहरीक चल रही है प्लेटफॉर्म कोऑपरेटिव के नाम से। ये केरला में कुछ जगह चल रहा है, बेंगलोर में भी हाल ही में मतलब पिछले साल नम्मा यात्री के नाम से शुरू हुआ है। मैं शेख भाई से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी लड़ाई तो एक तरफ ये भी चल रही है कि PIL के थ्रू और मतलब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वगैरह जो पर किलोमीटर का है वो मतलब कुछ कर नहीं रहे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हैदराबाद में ऐसे क्यों नहीं हुआ है कि कुछ ऐसे एक वर्कर कोऑपरेटिव या वर्कर का ऐप की तरह, मतलब हम देखते हैं कि हैदराबाद एक IT हब वगैरह भी बोलते हैं, और मतलब आपका यूनियन का भी काम चल रहा है। तो ऐसा क्यों है कि हैदराबाद में क्यों नहीं है एक वर्कर का ऐप? मैं ऑडियंस से 2 सवाल लेना चाहूँगी और फिर आप साथ में ये ले लेके बोल देते शेख भाई ये 2 सवाल प्लीज़, और ठीक। फिर आप साथ में जवाब दीजिएगा। वन शॉट। मेरा सवाल है कि आप सोशल सिक्योरिटी की बात क्यों करते हैं? क्योंकि जो भी ये वर्कर हैं जो 10 घंटे कम से कम ऑनलाइन रहते हैं, 12 से 15 घंटे तक रहते हैं, क्योंकि हम सोशल सिक्योरिटी निर्माण मजदूरों में देखते हैं कि उनकी क्या हालत है और उस फंड का क्या दुरुपयोग होता है, तो इसमें ये क्यों डिमांड है? दूसरा ये बात है कि बहुत सारे ओला उबर की हत्या कर दी जाती है, कई बहुत सारे हुए हैं, तो इसका कुछ डाटा आप लोग बना रहे हैं क्या? थर्ड ये जोड़ना चाह रहे हैं कि उनके पास जो बैठने तक की जगह नहीं होती है, पार्किंग की जगह नहीं होती है, वो बहुत सारे बरसात हो या धूप हो, वहाँ तक जो डिलीवरी बॉय है उनको बैठने तक की जगह नहीं दी जाती है, तो उसके लिए क्या डिमांड है आपकी? नाम और परिचय। अच्छा, मैं सुनील हूँ CPR से। वहाँ पे एक सवाल है वंशिका, एंड बाकी सवाल प्लीज लंच। हेलो, थैंक यू सो मच। मेरा सवाल नहीं है, मेरा नाम और परिचय। सॉरी, मेरा नाम विकास कुमार है। मेरा सवाल नहीं, एक टिप्पणी भी नहीं, एक छोटी सी एक कविता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक छोटी सी कविता है इसी के ऊपर लिखी है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पढ़ दूंगा 2 मिनट में। अभी पढ़ दूँ या शेख जी के बाद? चलिए, तो मैं फटाफट पढ़ देता हूँ। और फिर शेख भाई जवाब दें। हास्पति मैडम मारने वाली है मेरे को, मैं बीच में घुस जाता हूँ। 2 मिनट। जस्ट 2 मिनट्स फॉर श्योर। तो अभी रोबोट की बात कही कि क्या हम लोग रोबोट हैं क्या? तो जिस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन हुआ है पूरा एग्रीगेटर का, तो एक प्रकार का रोबोट जैसा दिखता है। तो एक छोटी सी कविता लिखी है, हम हैं शहर के रोबोट, हम हैं शहर के रोबोट, पीठ के ऊपर एक बड़ा सा झोला टांगे हुए और 2 पहिए पर सवार। अगर हमारे इंजीनियर से हमारे बारे में पूछो तो वो कहेंगे कि हम आधुनिकता की एक मिसाल हैं, हम उनके सबसे बड़े हथियार हैं। लेकिन सच तो ये है कि हम तो वो गरीब और नीची जाति के लोग हैं, पहले गांव में थे अब शहर में बुला लिए गए हैं। पहले पैदल और साइकिल पर चलते थे, अब 2 पहिया मोटर पर बैठा दिए गए हैं। पहले इंसान थे, अब रोबोट बना दिए गए हैं। हम हैं शहर के रोबोट, पीठ के ऊपर एक बड़ा सा झोला टांगे हुए और 2 पहिए पर सवार। हम खाना पहुंचाते तो कभी घर का राशन, धूप हो या बारिश हम कभी नहीं रुकते, दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, हमें इनका तो कोई असर नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में खून नहीं, हमारे इंजीनियर का कोड दौड़ता है। हम हैं शहर के रोबोट, पीठ के ऊपर एक बड़ा सा झोला टांगे हुए और 2 पहियों पर सवार। हम मिलेंगे तुम्हें राशन के हर कोनों पर, रेस्टोरेंट पर तो बड़ी दुकानों पर, रोड के चौराहों पर तो रेड लाइट पर, फिर आपके घर के दरवाजों पर, दिन में भी रात में भी, हम तो महामारी में भी शहर में यूं ही हमेशा की तरह दौड़ते। तुम संडे और बाकी त्योहार की बात तो छोड़ ही दो, हम लाल जर्सी में रोज शहर की रक्त बनकर दौड़ते हैं।
हमारे खुद के अंदर की रक्त की जगह तो इंजीनियर के कोड ने ले ली है। हम हैं शहर के रोबोट, पीठ के ऊपर एक बड़ा सा झोला टांगे हुए और 2 पहिए पर सवार। कहने का जस्ट लास्ट कहने को तो हम मोटरसाइकिल पर दौड़ते हैं, लेकिन इसका हैंडल तो आपके हाथ में है। तुम्हें लगता होगा कि हमारी मोटरसाइकिल पेट्रोल पे चलती है, लेकिन सच पूछो तो हम इसमें रोज पेट्रोल नहीं अपना खून डालते हैं। हम हैं शहर के रोबोट, पीठ के ऊपर एक बड़ा सा झोला टांगे हुए और 2 पहियों पर सवार। हम घर से तो रोज खुद के मर्जी से निकलते हैं, लेकिन घर वापस तुम्हारी मर्जी पर ही जाते हैं। हमारे रास्ते कौन सी होंगी वो तुम चुनते हो। कहने के लिए तो हम खुद की जिंदगी जीते हैं शहर में, लेकिन सच पूछो तो ये तुम हो और ये इंजीनियर जिसकी दी हुई जिंदगी हम रोज जीते हैं। हम हैं शहर के रोबोट, पीठ के ऊपर एक बड़ा सा झोला टांगे हुए और 2 पहियों पर सवार। थैंक यू। और इसके लिए आप बहुत ही प्यारा स्केच बनाया था। अर्पिता है यहाँ पे बैठी हुई, एक कविता है जो मैंने एक ऑनलाइन डाला हुआ था। तो थैंक यू सो मच। बहुत खूब, थैंक यू सो मच। देखिए सज्जाद भाई के सवाल में ये क्लियर है कि अगर जो कोऑपरेटिव मॉडल दूसरे स्टेट्स में अगर जो अमूल देखेंगे, दूसरे अगर जो आप एग्जाम्पल लेंगे तो वो सारे ऑर्गेनाइज वर्कर्स है। ओके, ऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए कोऑपरेटिव मॉडल बनाना या उनके लिए कोऑपरेटिव मेथड सोचना आसान है, बट हम लोग अनऑर्गेनाइज वर्कर है और उसमें रोज़ कुआं खुद के पानी पीने वाले लोग हैं और एक जगह नहीं मिलते। जैसा अभी भाई बोला, कोई एक स्पॉट नहीं है, कोई एक लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं है कि रोज़ आ सके, मिल सके, हमारी बात और विचार रख सके। मूविंग ऑफ अर्थ है ये, कहाँ पे किधर भी कैसा भी रंग भी बदलते रहते, लोकेशन भी बदलते रहते, कभी दूसरी कंपनी तो कभी दूसरी कंपनी। ये थोड़ा टफ चैलेंज है, अभी के लिए नहीं बट हम फ्यूचर के लिए सोच सकते हैं। अब रही बात ऐप की, अगर जब हम देखेंगे इंडिया के अंदर 2-3 चीज़ एक ऐसे डेवलपमेंट हुए। एक नम्मायात्री बोल के जो ऐप बना हुआ था, एक कर्नाटक में चल रहा, वो ऐप ऑटो के लिए चल रहा। अगर जब आप केरल के अंदर जाएंगे तो सवारी ऐप चल रहा। तो ये 2 भी ऐप्स जो है अलग अलग है। जो कर्नाटक का जो ऐप हुआ था वो सिर्फ ऑटो के लिए चला, और जो केरल सवारी ऐप है वो सबके लिए मिक्स चला रहे केरल में, बट वो उतना जितना रीच और जितना सक्सेस होना था वो नहीं मिला। तो यूनियन का, एसोसिएशन का काम आज के तारीख में ये नहीं है कि हम कोई दुकान ऐप की चलाए या कोई कंपनी चलाए या कोई कोऑपरेटिव चलाए। पहले हम सोच रहे कि हमारे पैरों पे और हमारी हक की लड़ाई हम कैसा पहले हासिल कर सके, उसके बाद में ये सब चीज़ हम देखेंगे इन फ्यूचर में। बट अभी के हद तक हम लोग ऑर्गेनाइज करना, ये वर्कर्स को अवेयरनेस करना और इनके पैरों पे खड़े होने के लिए एज ए यूनियन हम कितना कर सकते, कितने अवेयरनेस काम कर सकते, हम वो करने के लिए आज ज़्यादा ज़रूरत है और वो हमारा पहला इंटरेस्ट है। और दूसरी बात, भाई ने कहा सोशल सिक्योरिटी तक, मैं वही बोला, हम लोग सोशल सिक्योरिटी तक परमिट नहीं है, हम लोग आगे की रणनीति सोच रहे हैं। जैसा कि हम लोग अभी बोला, मैंने वेज की बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम वेज होना चाहिए। एक वर्कर, एक चाहे वो ड्राइवर हो, डिलीवरी बॉय हो, इससे कम घर पे ना लेके जाए, तो वो होना चाहिए। उनके लिए पीएफ, ईएसआई, हेल्थ, मैटरनिटी, जितने भी स्कीम्स हैं वो सारे स्कीम्स मिलना चाहिए। सिर्फ एक चीज़ सोशल सिक्योरिटी में एक छोटे दायरे में परमिट नहीं करना चाहिए। तो ये है। और आखिरी बात, जैसा उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जो ड्राइवर्स और डिलीवरी बॉय, आज भी हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलने के लिए, देखने के लिए है क्या? हकीकत में 4-5 हज़ार गाड़ी जो एयरपोर्ट फ्री पार्किंग में खड़े थे, उनके लिए आज भी 42 डिग्री धूप के अंदर भी वो जो है पाप बेचारा वही कार में एसी डाल के बैठना पड़ता, वही बारिश में भी वो भीगते हुए अपने कार में बैठ सकता मगर उतर नहीं सकता। ये मजबूरी है, क्योंकि हम लोग ने वॉशरूम तक नहीं था उस लोग को, वहाँ पे हम लोग ने वॉशरूम ने हासिल किया एज ए यूनियन के तरफ से। हमारे लिए बोलने के लिए अगर जो आप देखेंगे, सिटी के अंदर भी बहुत सारे वॉशरूम्स कम है, अभी भी वॉशरूम्स की ज़रूरत है, पार्किंग की ज़रूरत है। आपको मज़े की बात उन्होंने बताया, उसमें एक बात बताता हूँ, इंसानियत बहुत कम हो गई इंसानों में। अगर जब हम कभी लिफ्ट का इस्तेमाल करते, जैसा अभी हमारे भाई ने कहा, उतना बड़ा बैग डाल के जो 3rd फ्लोर 4th फ्लोर चढ़ के जाना है, कितना बड़ा चैलेंज है देखिए। दूसरी बात, अर्बन कंपनी के वर्कर्स भी उतना जाना है, उनके लिए उनके घर में जाके उनका ब्यूटिशियन का काम करते, उनके लिए वॉशरूम तक इस्तेमाल नहीं करने देते, हाथ तक धोने नहीं देते। ऐसे भी लोग कस्टमर्स है, तो उन लोग के ऊपर क्या बीत रही होंगी।
जो कैब ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर्स उतरे बाद में बोलते कि गाड़ी चढ़ने से पहले पूरी गाड़ी साफ़ करो, बाद में मैं चढ़ूँगा। ऐसे भी कस्टमर्स है, ऐसे भी कस्टमर्स है जो अपने जूतों को इतना इतना क्या बोलते हैं मट्ठी चिक्कड़ लगा हुआ रहता, फिर भी कार में बगैर पैर झटक के बेशक बैठ जाते कि ड्राइवर देख लेता। तो सोचो ये सारे चैलेंजेस आज के पास है, मगर फिर भी वो हमारे भगवान है। कस्टमर्स को हम लोग भगवान की तरह, अल्लाह के ऐसा ट्रीट करते, क्योंकि वो हमारी रोज़ी रोटी का ज़रिया है। हम उनके ऊपर गुस्सा नहीं निकाल सकते। हमारा गुस्सा जो है कंपनीज़ पे है, हमारा गुस्सा जो है कंपनीज़ जो उनके अगर जा प्रियम्बल्स में अगर जा जो उनके पॉइंट्स में अगर जा डाल के रखते थे, तो वो डिसिप्लिन हमारे लिए कस्टमर्स के लिए भी आसान होता था। मगर जितने ड्राइवर्स के लिए, जितने डिलीवरी बॉयज़ के लिए रिस्ट्रिक्शंस है, कस्टमर्स के लिए नहीं होते। तो ये बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क जो एग्रीगेटर कंपनीज़ है आपके और हमारे जो बीच में रख रहे, वो आप यकीन नहीं मान सकते। जो ड्राइवर, जो डिलीवरी बॉय जो ज़मीन पे काम करते हैं, उन लोग से कभी दिल खोल के बात करके देखिए। जैसा हम लोग यहाँ पे मंच पे बात कर रहे, वैसा हर ड्राइवर, हर डिलीवरी बॉय, हर ब्यूटिशियन जो मेरी बहन है, आपको तकलीफ़ के साथ ही दिखेंगे आपको, मगर कोई खुश नहीं दिखेंगे। ये कंपनी बोलने के लिए, एग्रीगेटर कंपनी से अपने दुकान चलाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे बातें अच्छी करते, दिखाने के लिए आप सबको ऐप से सर्विसेज दे रहे, मगर जो बंदा जो कंपनीज़ को जो ज़ीरो था हीरो बनाया, उस कंपनीज़ को जो कोई जानता नहीं था, वो एग्रीगेटर कंपनीज़ को आज सबको जान पहचानत करवाया। मगर वही कंपनी जो है अपने वर्कर के साथ डीएक्टिवेशन करती, वही अपने वर्कर के साथ जो है बिहेवियर इतना ग्रॉस रूट करती कि बाउंसर्स को लगा के ऊपर से मारती, बाउंसर से लगा के मिलने नहीं देती, केसेस बुक करती, वॉशरूम तक इस्तेमाल खुद के वहाँ पे नहीं करने देती। अगर जब आप ओला उबर के कंपनी को जाएंगे तो 10-10 बाउंसर्स का आप लोग वहाँ पे वेरीफाई करके जाना पड़ता, क्योंकि पहले नहीं था। पहले जाते थे, कभी भी उन लोग हमारे पास आके वर्कर से बातचीत करते थे क्या होना, मगर जब हमारे को ये होना बोल के जब हम लोग एग्रीगेटर कंपनीज़ के पास जा रहे, तो बड़े बड़े हट्टे घट्टे लोग हमारे भाई वहाँ पे रहते, उसको देख के हमारे ड्राइवर साहब पीछे आ जाते डर के, क्योंकि वो वहाँ से एक भरी दे देंगे तो वो नीचे गिरता हो, उसको मजबूरन है, नहीं तो केसेस बुक करते। हमारे जैसे, हाँ ख़त्म कर रहा हूँ, हमारे जैसे अगर जो आवाज़ उठाएंगे कितने केसेस बुक करेंगे। अभी तो मेरे पास 50 के ऊपर थे, आज तो 42 केसेस मेरे पर है, 2 बार जेल को भी जाके आया। और क्या करेंगे एग्रीगेटर कंपनीज, अब समझ के आ गए कि लोग थक गए, इनका वार ऐसा नहीं करना है, पीछे से वार करना स्टार्ट करो। तो कंपनीज जो है यूनियंस नहीं बनाने देते, फ़ोटो में आ गए तो उसकी आईडी ब्लॉक करते, कहीं टीवी में उसके आ गए तो आप बहुत सारे जहाँ पे जर्नलिस्ट आप देखे होंगे, कभी अपना नाम लेने से ड्राइवर्स और डिलीवरी बॉयज़ पीछे जाते और नाम बदल के लिखते, बहुत सारे स्टोरीज़ में आप देख सकते, क्योंकि उनके आईडीज़ ब्लॉक हो जाते, इतना भी उनके पास राइट्स नहीं है। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हमारे सामने हैं। बस मैं इसमें आप लोग का सपोर्ट चाह रहा हूँ। हमारे मल्टीपल कैंपेनिंग्स हो रहे, आप देखे होंगे पहले के जो हमारे भाई लेफ़्ट पार्टीज़ जो काम करते थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद हम भी करें, मगर उससे थक के हम लोग थोड़ा डिफरेंट काम कर रहे हैं। जो हम लोग ने कैंपेनिंग चलाना, लो फेयर नो हेयर, नो एसी कैंपेनिंग, हमारा मकसद ये नहीं है कि कस्टमर्स को तकलीफ़ देना, हमारा मकसद ये है कि आप लोग हमारे साथ खड़े होना, हमारे सुख और दुख में आप हमारा साथ देना। उसके लिए हम लोग ने ये कैंपेनिंग चला के आपका सपोर्ट, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पे हो, हम आपका सपोर्ट पूछते रहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।